मेरे साथ चलने वाले हमारे गार्जियन के रूप में BS अहलावत जी, प्रदेश अध्यक्ष मानवेंद्र वर्मा जी, बड़े भाई और इस आंदोलन के अगुवा, और मुजफ्फरनगर जिले में पिछले 8 साल से लगातार दिन रात, चाहे 5 आदमी हो, चाहे 50 आदमी हो, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, इस आंदोलन को अब तक यहां तक लाने वाले भाई, बड़े भाई विजयपाल बालियान जी और हमारे बड़े भाई राणा जी, बालेंद्र जी और तमाम मेरी कौम के सम्मानित बुजुर्गों और युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सामाजिक लड़ाई एकता के बल पर जीती जाती है और उसकी योजना होती है। ताकत की जब जरूरत पड़े, जब इस्तेमाल करनी हो तो वो हो जाती है। इस आंदोलन से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल पूरी दुनिया के किसी आंदोलन में नहीं हुआ। जब हमें शांतिपूर्वक भी जन समूह भी इस आंदोलन से बढ़ा, कभी जाट समाज का इकट्ठा नहीं हुआ। मेरठ की रैली इसका उदाहरण है। जब जन समूह को आवाज दी गई और ये विश्वास किया गया कि राजनीतिक लोग हमारे साथ ईमानदारी से पेश आएंगे, तो पूरी मेरठ में 5 लाख की संख्या में जाट समाज इकट्ठा हुआ और सभी राजनीतिक दलों से ये कहा गया कि भाई 2009 का चुनाव आएगा और इसके बाद जाट को आरक्षण मिलना चाहिए। मंच पर जितना बढ़िया मुझे ये देख के पता लगा कि नेता के 2 रूप है। एक उसका रूप मंच पे है और एक उसका रूप उसके दिमाग में है कि किस तरह दूसरे को बेवकूफ बनाना। 5 लाख जाटों को कांग्रेस के जाट नेताओं ने, लोकदल के जाट नेताओं ने, बसपा के जाट नेताओं ने और सपा के जाट नेताओं ने यह विश्वास दिलाया कि जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे जाट को आरक्षण मिल जाएगा। भाजपा के भी जाट नेता थे। 5 पार्टियों को हमने बुलाया और जब बुलाने के बाद और हार जीत होली, कोई कहे जी हम सत्ता में नहीं आए और कोई कहे तमना में वोट नहीं दी। जो सत्ता में आए बेटा नु कहे तमना में वोट नहीं दी, बतावे कौन सा सर्टिफिकेट है जो हम तुम्हें बतावे कि तुम्हें वोट दी या नहीं। और जो सत्ता में नहीं आए मैं नु कहे हम तो राज में आए ही नहीं, मतलब हमारी वोट भी खड़ा। उसके बाद रामलीला मैदान, उसके बाद मुरादनगर की नहर का पानी, ये तो यहाँ बेचारे 500-400 है, वहां 25,000 थे। जब हमें रोकना था तो रोक के ही चले। उसके बाद सुनील सोरान की शहादत कॉमनवेल्थ गेम में 65 जगह हाईवे पर धरने दिए गए आज की तरह, और एक SSP की गलती से पूरी सरकार को मुंह छुपा के भागना पड़ा हरियाणा में 3 दिन तक। उसके बाद 2011 का रेल रोको आंदोलन, 1 रुपए का भी नुकसान नहीं किया जाट समाज ने। 23 दिन तक 15 रेलवे ट्रैक पर हमने कोई सरकार का नुकसान नहीं किया। हमारा मकसद केवल ये था कि हमारी मांग सुन ले, हमारी बात सरकार सुन ले। और जो आज सरकार है और उस टाइम विपक्ष में बैठी थी, ये खूब चिल्ला रहे थे लोकसभा में कि वह जाट के साथ अन्याय हो रहा। मुख्तार अब्बास नकवी, रामदास अग्रवाल, जब हम रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, हमने सोचा चलो भाई कोई तो साथ है। लेकिन आप देखिए 2012
जनरलों को आंदोलन, 2013 67 दिन तक धरना, महीने तक आप लोग भी यहाँ रेलवे ट्रैक के पास बैठे रहे। 2012 में भैंसी कोल्लू पर बैठे रहे। भाई कितनी परीक्षा जांच की लोगे, कानूनी रूप से जांच पास, आंदोलन करने में जांच पास, और उसके बाद भी धोखा हमारे साथ ही करोगे और राज भी हमारे ही दम पर करोगे। अगर मुजफ्फरनगर दंगे का षड्यंत्र न होता तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते? जेल में हम मरे, हम खपे, हम अपने भाइयों के साथ लड़े। हम किस लिए लड़ाए? षड्यंत्र था एक बहुत बड़ा राज करने का। जाट को यह समझना होगा कि उसके आदमी षड्यंत्र में ना है, उसके युवा बच्चे किसी के बहकावे में ना है, उसके युवा बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, उसके युवा बच्चे अपने भविष्य के निर्माण पर भाग दें। आरक्षण की क्यों जरूरत? आरक्षण किस लिए जरूरत? जितने जाट वक्ता यहां आए सबका एक कहना, और महारानी तो किसी का भी नहीं। भाई ये बात नहीं है। सब ये कहो कि जिसे आरक्षण चाहिए उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसका कटना नहीं चाहिए। देश में आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ा के भी 90% होना चाहिए, क्योंकि जो देश में जातियां आरक्षित उनकी जनसंख्या 90% और उन्हें आरक्षण 50%। आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी मान लो भाई हमारी फसल खराब होगी हमें मुआवजा दे दो। आरक्षण आपका संवैधानिक अधिकार। ये देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने से पहले इस देश में कौन था भाई? अंग्रेज। और अंग्रेज से 250 साल पहले कौन था? कोई 500 गांव का राजा, कोई 100 गांव का राजा, कोई 200 गांव का राजा। और आप लोग ये समझ लो जितने पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे जो रोज चर्चा करते हैं, समाज के रोज आदमी हैं, जैसे इंदर भगत जी जैसे लोग हैं, शास्त्री जी जैसे लोग हैं, और तमाम लोग हैं जो 100-200 लोगों में रोज बैठते हैं। इस देश में ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर के अलावा 1858 से पहले किसी जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लॉर्ड मेघालय आए, उन्होंने पढ़ने का आधार दिया आप लोगों को। अगर कोई आपका बच्चा पढ़ना चाहता हो, एक हमारे महान संत गंगादास हुए हैं, रसूलपुर हापुड़ के रहने वाले जाट संत है। लक्ष्मीबाई का संस्कार भी उन्होंने किया था। उनको पढ़नी थी संस्कृत, क्योंकि उस जमाने में संस्कृत की पढ़ाई होती थी। गुरुकुल थे। उनको जब कहीं दाखिला नहीं मिला तो उन्होंने चोटी रखी अपने आप को ब्राह्मण बता दिया। भाई इस देश को जब संविधान बन रहा था और जो लोग संघर्षशील थे देश आजाद कराने में, उनको पता था कि इस देश में हजारों साल तक तो पढ़ाई का अधिकार नहीं मिला। इस देश में सामाजिक छुआछूत थी। जो मेरी उम्र से ज्यादा के लोग बच्चे, बच्चों को नहीं पता किसी को भी। इस किसी भी गांव में पंडित जी के 2-3 घर होते थे और 15 साल का पंडित जी
का लड़का भी 80 साल के हमारे पापा के सिरहाने बैठता था। गलत कह रहा मैं? इसलिए आर्य समाज इस क्षेत्र में आया था क्योंकि हम उस चीज का विरोध करना चाहते थे। पंडित जी हमारे घर खाना आता था, घी मारा, दूध मारा, चिन्नी मारी और नाज मारा और खाना बनाने पटदानी को जावा था। बताओ बुजुर्ग गलत कह रहा है? इन बच्चों को नहीं पता यह चीज। इसलिए संविधान में 2 चीज लिखी है आर्टिकल 15(4) में कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा, सामाजिक रूप से कौन पिछड़ा? जिसके साथ सामाजिक भेदभाव किया जा, जिसकी जाति को नीचा समझा जा, और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा यानी जो पढ़ाई में पिछड़ गया हो। चौधरी छोटूराम जब अपना बजट बना रहे थे 1935-36 में पंजाब का, तब वहां की कुल बजट का 90% पैसा लगान से आता था। तब सेल टैक्स, एक्साइज ये नहीं थे, एक्साइज तो थी लेकिन दूसरे टैक्स नहीं थे। और खर्चे में 90% पैसा शहर में लगता था, स्कूल बनाने में, सड़क बनाने में और डिस्पेंसरी बनाने में। 50 साल पहले गांव में तो स्कूल नहीं होते थे, 100 साल पहले। तो वो ये कहते थे कि जिसका 90% खून हम चूस रहा है पूरा प्रदेश, और 90% सुविधा शहर में रहने वालों को दी जा रही। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस चीज का आकलन किया कि जो लोग खेती में लगे रह जाएंगे, जो लोग गांव में रह जाएंगे, उन लोगों का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन जरूर रह जाएगा। राजनीतिक पिछड़ेपन को तो दूर कर दिया आपने चौधरी चरण सिंह जी के माध्यम से, चौधरी छोटूराम जी के माध्यम से, चौधरी चरण सिंह जी के माध्यम से, देवीलाल जी के माध्यम से। लेकिन क्या शिक्षा का स्तर आपका बढ़ाया घटा? घटा ही होगा, कुछ बढ़ा तो है नहीं। एलावन साहब एमएससी करे, पहले दिन डिग्री कॉलेज में लग गए, अगले दिन 4-6 महीने बाद सीडब्ल्यूसी में लग गए। अतर सिंह जी किसी कॉलेज में जाके लग गए, और आज जाट का बच्चा कहां खड़ा? नहर पर दौड़ रहा सिपाही बनने के लिए। बीएससी एमएससी करने के बाद तो तुम्हारा शैक्षणिक स्तर घटा या बढ़ा? क्यों घटा? शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। जब हम लोग पढ़ते थे, जब एलावन साहब पढ़ते थे, तब शहर का सबसे साहूकार बच्चा भी हमारे जैसे स्कूल में पढ़ता था। हमारी भाषा एक, हमारा रहन सहन एक और हमारा मास्टर एक। इसलिए हमें उसके साथ कोई समस्या नहीं थी बराबरी करने में। आज क्या आप लोगों के बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? इस चीज का अंदाजा लगाओ। क्यों? जो 1 बीघे में 1 कुंटल होता था, सबने उसे 4 कुंटल पर पहुंचा दिया, और लड़का जो अफसर बनता था उसे सिपाही बना दिया। तो भाई तरक्की हुई या डिमोशन हुआ? भाई प्रमोशन तो हुआ नहीं, डिमोशन हुआ। क्योंकि हमने जब बदल जाना चाहिए था, जब समाज बदल रहा था, जब हमारे भाई बदल रहे थे, तब हमने बदलने की नहीं सोची। तब गैलरी में खाट बिछा के बैठ गए, आज बहुत बढ़िया हवा लग रही।
जिन जातियों के साथ हमारा कंधा से कंधा मिला के काम था, जिन जातियों के साथ भाईचारा था, जिनको हम नौकर को भी ताऊ चाचा कह के बोलते थे, उस जात में सभ्यता आ गई। पढ़ लिखने के बाद वो दूसरे को ढेर बताने लगा और अपने आप को चौधरी कहने लगा। क्या ये सभ्यता हमारी विकसित हुई? आइए, समाज बदल रहा है। आदमी को 4 चीज की जरूरत है। सामाजिक ताकत कब मिलेगी? जब समाज आपके साथ होगा। राजनीतिक ताकत कब मिलेगी? जब समाज आपके साथ होगा। आर्थिक ताकत कब मिलेगी? जब आप शैक्षणिक ताकत में मजबूत होंगे।